हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के आपके चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर ले भैया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल केमिस्ट्री के पेपर में 16 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर वाला होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पहले चैप्टर से लेकर के 5वें चैप्टर, यूं कह लें फर्स्ट केमिस्ट्री, आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में ही जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बबुआ, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही नहीं भाई, जितने आपके क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखना। क्योंकि बच्चों हम हमेशा से केवल और केवल वही चीजें आपको देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो याद रखना भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके एग्जाम के नजरिए से। क्वेश्चन है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर लिखिए तथा इसके लिए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र भी लिखना है। इस क्वेश्चन की बात कर ले तो आपके ये भाई 2022 में भी, 23 में भी और 24 में भी पूछा गया है 4 नंबर में। ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो पहला आपका टॉपिक है मोलर उन्नयन स्थिरांक। पहले हम मोलर उन्नयन स्थिरांक को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, और दोनों के अणुभार का फार्मूला भी हम देखेंगे। देखिए बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोल देने पर, तो भैया क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी होती है या उन्नयन होता है या वृद्धि होती है उसे ही विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, लाइक दैट, जैसे ये कोई क्या है भैया, सॉल्यूशन है। अब इसमें बच्चों हमने भर दिया है, जैसे ये सॉल्यूशन है, विलयन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई विलायक हमने घोल दिया है। भाई विलायक पहले से ही मिलाया है, विलायक बोले तो जैसे जल, इसमें क्या है विलायक, और इस विलायक की क्वांटिटी कितना है तो भैया 100 ग्राम। कितना है तो 100 ग्राम है। तो वही तो कह रहा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में, इसमें भैया हम क्या कर रहे हैं कि भैया बाहर से इसमें हम कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हमने घोल दिया क्या चीज, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कितना, 1 मोल। कितना भैया, 1 मोल। तो यही तो कह रहा है बच्चों कि किसी विलायक के 100 ग्राम में, ये विलायक है, पानी है, इसके 100 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट यानी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट, जैसे ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ठीक, और इसी तरह से जैसे शर्करा जिसको सुक्रोज कहते हैं, या फिर यूरिया हो गया, ये वैद्युत अनपघट वाले होते हैं। ठीक, यानी इनके जलीय विलयन में धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो ये आयनित नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में, 100 ग्राम में कह रहा है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल को घोल देने पर इसका क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा, ठीक, जितना भी क्वथनांक बढ़ जाएगा उसी बढ़ोतरी को भैया क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई रसगुल्लों। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाएगा भैया डेल्टा टीबी बराबर, अब की बार यहां 100 होगा क्योंकि मोलर उन्नयन स्थिरांक में याद रखना 100 होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जब देखेंगे तो वहां पर 1000 होता है, याद रखना। तो 100 गुणे ये हो जाएगा भैया केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान यहाँ पे हो जाएगा m गुणे ये कैपिटल W। ठीक है, तो
तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, जहां पर अब देखिए बोल रहा है कि हमको भैया चाहिए क्या, अणुभार के पदों में। तो अणुभार के पदों में जब करेंगे, जो m बराबर जब लिखेंगे बच्चों, तो भैया जब यहाँ m जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे kb गुणे स्मॉल w अपान, फिर ये चीज नीचे आ जाएगा डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया m के बराबर। ठीक है ना बात, तो इसको अपन m बराबर जब लिखेंगे ये चीज। अब इसमें सैंबल सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों कि भैया m क्या है, kb क्या है, स्मॉल w क्या है, कैपिटल W क्या है। ठीक है, तो सब समझ लेते हैं। m क्या है, स्मॉल w क्या है, kb क्या है भैया, कैपिटल W क्या है, और साथ में डेल्टा टीबी क्या है। ठीक, तो सब का मतलब जानना बेहद जरूरी है। देखिए आपका ये जो m है, ये क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान कह लें या फिर विलेय का अणुभार कह लें, विलेय का अणुभार या विलेय का आणविक द्रव्यमान। स्मॉल w क्या है बच्चों, तो ये विलेय का भार, जितना भी आप घोलते हो, जितना भी ग्राम, 5 ग्राम 10 ग्राम इस तरह से, तो विलेय का ये भार होता है। ठीक है, kb क्या है, तो इसको बोलते हैं मोलर। यहां से भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक को दर्शाता है, बट यहां पर मोलर है तो हम मोलर ही लिखेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। और उसके बाद ये कैपिटल W क्या है, तो ये भैया विलायक का भार है, विलायक का भार, जैसे जल हो गया तो जल का भार। और डेल्टा टीबी क्या है, तो भैया ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि लिख सकते हैं, क्वथनांक में वृद्धि लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नीचे शायद कट रहा है या क्वथनांक में वृद्धि, हाँ दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, इतना बहुत है। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, मोलल, मतलब ये मोलर उन्नयन स्थिरांक। फार्मूला आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस अंतर इतना है रसगुल्लों कि वहां पर फार्मूले में 1000 चलता है, किसमें, मोलल उन्नयन स्थिरांक में, यहां पर मोलर वाले में 100 चलता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है परिभाषा में भी फार्मूले में भी। चलिए पहले बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब ये तो मोलर उन्नयन स्थिरांक हो गया, अब मोलल उन्नयन स्थिरांक को समझेंगे अपन सिंपल तरीके से। ठीक है, अब की बार जैसे भैया, अब की बार क्या है, इसमें भी सेम लॉजिक होगा। मान लेते हैं बच्चों इसमें कोई विलायक है, इसमें कोई विलायक है जैसे जल है, और इस विलायक का भैया इसकी हम क्वांटिटी कितना मान लेते हैं, तो ये है, मान लेते हैं 1000 ग्राम अब की बार, या 1 kg कह सकते हैं। तो भाई परिभाषा आपका सेम है, इसमें भी कैसे, जैसे बाहर से हमने कोई विलेय का 1 मोल घोल दिया है। ठीक, तो अब की बार परिभाषा में क्या होगा कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, या फिर यूं कह लें कि 1 किलोग्राम में, ठीक बस इतना सा, तो किसी विलायक के भैया 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्ट के 1 मोल को घोल देने पर क्वथनांक में जो भी वृद्धि हो जाएगी बबुआ, उसे क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कह देते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक तो हमने 3 से 4 बार देख लिया है, वन शॉट में भी समझा है, टॉपिक वाइज भी समझा था, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी समझा है, और अब की बार 4थे नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, तो 3 से 4 बार तो देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो ये परिभाषा एकदम से रट जाना चाहिए बबुआ। ठीक है, क्योंकि अब नहीं तो भैया कब, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसके लिए फार्मूला जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे kb गुणे स्मॉल w अपान m गुणे कैपिटल W। ये फार्मूला होता है किसके, क्वथनांक में उन्नयन बराबर। ठीक है, यही तो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पर kb की ही परिभाषा लिखते हैं।
ठीक, क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो उसमें ये चलता है, ये हटाकर किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत नवघट घोलने पर जो वृद्धि होती है क्वथनांक में, वही है क्वथनांक में उन्नयन। तो ये भी परिभाषा समझाए हैं, बट ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक ज्यादा पूछता है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। या करके भैया हमको चाहिए अणुभार के पदों में या आणविक द्रव्यमान के, तो बच्चों m बराबर अब क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये 1000 रहेगा, kb रहेगा, स्मॉल w भी रहेगा, और नीचे बच्चों जब ये यहाँ m चला जाएगा तो डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, और गुणे आपका यहाँ कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल W, ये हो जाता है आणविक द्रव्यमान के बराबर फार्मूला। ठीक, अब इनका सैंबल भी सब चीज लिख लेते हैं कि भैया m क्या है, स्मॉल w है, कैपिटल W भी है, और डेल्टा TB भी है, उसके अलावा KB भी है। ठीक, तो यहाँ पे सब भाई सैंबल जानना बेहद जरूरी है, सबका मतलब। तो बच्चों m क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है, और स्मॉल w क्या है बच्चों, ये विलेय का भार है, विलेय का भार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, और डेल्टा टीबी क्या है बच्चों, तो ये क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कह लें या वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि कह लें या उन्नयन, और केबी क्या है, तो ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, यही इसी की तो परिभाषा हमने देखा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की। ठीक है, तो ये हो जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर, और दोनों के लिए आणविक द्रव्यमान या यूं कह ले अणुभार का सूत्र देखना था। ठीक है, किसके, विलेय के। चले बच्चों जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं रसगुल्लों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब की व्याख्या करना है तथा इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन भैया ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए हमने इसको फिर से रख लिया है, और वैसे भी बच्चों इंपॉर्टेंट है तो बार बार आएगा, और 2024 में भी पूछा गया है पूरे 4 नंबर में, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या समझते हैं, परासरण दाब को, फिर परासरण दाब से रिलेटेड जो मोलर द्रव्यमान होता है यानी m के बराबर फार्मूला निकालेंगे। ठीक, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। ठीक, जैसे बच्चों अब समझिएगा ध्यान से, इधर क्या है, एक तरफ विलायक है और एक तरफ इधर विलेय है। ठीक है, अब इसको समझना, क्योंकि परासरण दाब की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 3 से 4। ठीक है, तो चाहे जो आप समझ सकते हैं। तो हम एक, जैसे ये क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसको चर्मपात्र बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। ठीक, अब यहां से भाई विलेय के अणु को इधर डाल, मतलब इधर ले जाना है, या इधर इसके अणुओं को इधर लाना है। ठीक, या फिर अधिक सांद्रता कम सांद्रता करके हम इसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए परासरण दाब क्या होता है, ध्यान से समझना, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो यहां पे, सॉरी मतलब ये पूरा विलयन है, विलय मतलब विलय लिख दिया था, विलयन। ठीक, जिसमें विलय और विलायक दोनों हो। तो देखिए भैया क्या होता है, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब, इस विलयन पे लगने वाला जो न्यूनतम दाब होता है, ठीक है, जो उस विलयन तथा उसके विलायक के बीच
परासरण की क्रिया को रोक दे। परासरण की क्रिया क्या होती है? जब भाई क्या होते हैं, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके आर पार चले जाएं या इसके अणु इधर से आ जाएं, तो ये घटना ही कहलाती है परासरण। तो यही कह रहा है कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच परासरण, ठीक, इसके बीच भाई अगर अणु आर पार जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, वही क्रिया होती है परासरण। तो वही कह रहा है कि जो विलयन तथा विलायक के बीच परासरण की घटना को ही रोक दे, उस प्रेशर को ही, उस दाब को ही क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं भैया परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई कि परासरण दाब क्या होता है। तो किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच परासरण की क्रिया को या घटना को रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब। ठीक, अब भाई परासरण दाब के भाई फार्मूला जो होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है पाई बराबर एन आर टी। ठीक है, पाई बराबर जो पाई वी बराबर होता है एन आर टी, एन आर टी। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला होता है, पाई वी बराबर एन आर टी, ये आपका मेन फार्मूला। भाई पीवी बराबर एन आर टी आपने पढ़ा है ना गैस समीकरण, तो वहीं से है। अब यहां से अगर समझे भाई, इसको अगर आप समझे तो चूंकि एन बराबर एक, भाई फार्मूला क्या होता है? एन बराबर डब्ल्यू बाई एम, ये होता है। अर्थात हिंदी में इसको लिखें तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, भार बटे अणु भार होता है, ये मोल की संख्या बराबर। अब ये वैल्यू यहां पर अपन पुट करेंगे तो बच्चों पाई वी बराबर एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम इंटू ये आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं पाई बराबर केवल परासरण दाब बराबर तो डब्ल्यू बाई एम इंटू ये वी हो जाएगा आर टी। तो ये परासरण दाब के बराबर फार्मूला हो जाता है। ठीक, बट कह रहा है कि इसकी सहायता विलय के मोलर द्रव्यमान, भाई इसके मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का तो भैया हो गया, यही फार्मूला हो गया। ठीक है, या इसके अणुभार के पदों में लिखना चाहेंगे तो अणुभार के पदों में हो जाएगा m बराबर, ठीक है, अणुभार के पदों में जब यहां चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा W अपान, भाई नीचे हो जाएगा ये पाई इंटू वी आर टी। तो ये अणुभार ज्ञात करने के पदों में हो गया। तो हमने भैया इसके फार्मूले सभी देख रखे हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला, या एक पाई बराबर होता है सी आर टी। ठीक, क्योंकि बच्चों ये n अपान जब v बराबर ये c हो जाता है तो पाई बराबर सी आर टी एक फार्मूला ये भी हो जाता है, पाई बराबर सी आर टी। ठीक है, तो कई फार्मूले हैं, या करके हम लिख दे रहे हैं कि एक फार्मूला और आपका चलता है कि पाई बराबर सी आर टी या पाई बराबर सी एस टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जितने फार्मूले हैं हमने सब के सब फार्मूले देख रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रसगुल्लों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बबुआ कि इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, और किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, हालांकि 24 में ये किसी भी सेट में नहीं पूछा गया है, लॉन्ग में परिभाषा तो पूछा था कि भैया इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। किसी एक सेट में पूछा था कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध को लिखिए। ठीक, बट अगर 4 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है
और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कहते किसको हैं। ठीक, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जैसे बच्चों क्या है, कोई अर्धसेल है और हमने भैया इसमें क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया है। ठीक है, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और इसमें धातु की क्षण डुबो दिया है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कोई धातु की क्षण है, जिंक धातु की क्षण है, इसमें सॉल्यूशन किसका भरा है, ZnSO4 का। किस चीज का, तो भैया जिंक सल्फेट का ZnSO4, तो इसका विलयन भरा है। अब परिभाषा समझिएगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जो धातु की क्षण होती है जिसको भाई सेल के अंदर डुबोया जाता है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड। अब जिस पे प्लस चार्ज होगा वो एनोड कहलाएगा और जिस पे माइनस चार्ज होगा वो कैथोड कहलाएगा। तो बच्चों जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जैसे जिंक धातु की क्षण है, इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो इस विलयन तथा धातु की क्षण के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है। तो इसी विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात समझ में आ गई कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो इस विलयन तथा धातु की क्षण के बीच उत्पन्न विभव को ही कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा अब लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में बच्चों डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है इलेक्ट्रोड विभव को भाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को भाई निम्नलिखित मतलब जो कारक है प्रभावित करते हैं, या इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होता है। सबसे पहले सुचालक की प्रकृति, या फिर यूं कह ले केवल चालक की प्रकृति। अब देखिए बच्चों, जितना अच्छा चालक होगा, जितना अच्छा चालक होगा उतना ही अधिक उसमें भैया अगर हम यूं बात कर लें तो जो चार्ज हैं, आयन हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का वेग उतना अधिक होगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड विभव का भी मान बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितने अच्छे चालक होंगे उतना ही अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से भैया गमन करेंगे। ठीक है, यानी उतना अधिक उसकी चालकता होगी। तो वही कह रहा है कि अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रोड विभव धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। मतलब जितना अच्छा चालक होगा, ठीक है, जितना अत्यधिक ये सुचालक होगा। भैया जैसे सबसे अधिक चालकता की बात कर लें, जैसे Ag चांदी होता है सबसे अच्छी चालकता वाला धातु। तो भैया वही कह रहा है कि जितनी चालकता होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोड विभव यही तो कह रहा है भैया कि जो मतलब सुचालकता है या चालकता है वो इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती है। मतलब जितना अच्छा चालक होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोड विभव होगा, जितना खराब चालक होगा उतना खराब इलेक्ट्रोड विभव होगा उसका, यानी उतना ही कम। ठीक है, तो ये चीज यूं कह लें सीधी सी बात कि भैया जो इलेक्ट्रोड विभव है वो पहला क्या है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितना अत्यधिक सुचालक प्रकृति वाला भी चालक होगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव होगा। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अगला देखते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट क्या है आपका, ताप का प्रभाव। ताप यानी अगला जो कारक है, फैक्टर है इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाला, वो है ताप। तो भैया विलयन के ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाएगा,
परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ताप बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो हम एक लाइन में सीधे से बोल सकते हैं कि भैया ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी विलयन का अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव भी भाई क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों धातु आयन की सांद्रता। धातु आयन की सांद्रता, तो बच्चों धातु आयन की सांद्रता अगर विलयन की यूं कह ले सांद्रता बढ़ा दे, सांद्रता बढ़ने से मतलब है कि उसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या है, धातु आयन की सांद्रता भी बढ़ जाएगी। तो वही चीज है कि धातु आयन की सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तो बच्चों इससे इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांद्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव घट जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रॉन उस तरह से अनुगमित नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन उस तरह से तेजी से, मतलब जो आयन है वो तेजी से गमन नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन भाई यूं कह ले इलेक्ट्रोड विभव का मान इससे घट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले भैया कारक कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है ईंधन सेल क्या होता है और ईंधन सेल के लाभ लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नया टॉपिक ऐड हुआ है, याद रखना, और 2024 में पूछा भी गया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है तो भैया किसी ना किसी पेपर सेट में तो आना तय है, श्योर है डेफिनेटली। ईंधन सेल किसे कहते हैं, अब बहुत ज्यादा यहां डिटेल्स में नहीं समझना, केवल ईंधन सेल के बारे में जानना है। अब देखिए ईंधन सेल क्या होता है, तो ये एक ऐसा सेल होता है बच्चों जिसमें भैया अगर हम बात कर लें तो यहां वैद्युत अपघट्ट में ये जली फॉर्म में बीच में होता है। एक तरफ से बच्चों अगर हम बात कर लें, जैसे इसमें एक तरफ कैथोड है तो एक तरफ एनोड है, और एक तरफ से बच्चों H2 का प्रवाह होता है, दूसरी तरफ से O2, क्योंकि सबसे जो प्रभावी सेल होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल ही होता है। ठीक, तो इतना केवल जानिए। अब ईंधन सेल है क्या, तो लिखेंगे कि ऐसे गैल्वेनी सेल, अब गैल्वेनी सेल का सचित्र वर्णन हमने वन शॉट में समझाया है, देख लेना। ठीक है, तो ऐसे गैल्वेनी सेल जिनमें ईंधनों जैसे हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को, यानी इनको दहन करके ठीक है सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह सेल भाई ऐसा सेल क्या कहलाएगा, ईंधन सेल कहलाएगा। ठीक है, इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके। ठीक, मतलब ये कभी नष्ट होने वाले ईंधन नहीं होते हैं। ठीक, जिससे क्या हो भैया, विद्युत जो धारा है उसका निरंतर प्रवाह होता रहे। अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ही ईंधन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, और सबसे अत्यधिक सफल या उपयोग में लाया जाने वाला जो ईंधन सेल है हमने बताया ना, वो कौन सा है, H2O2 ईंधन सेल है, जिसका जो जेट होते हैं, विमान होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ईंधन सेल के लाभ क्या है बच्चों, सबसे पहला इनमें ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण, यानी लगातार फ्यूल जो ईंधन भाई इनमें लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, इसके कारण ये कभी क्या है भैया, मृत नहीं होते हैं। ठीक, तो पहला ये है कि ये सेल कभी मृत नहीं होते हैं, सेल ये डेड नहीं होता है। ठीक, अगला इनकी जो कार्य क्षमता है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है, अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अत्यधिक होती है, यानी अन्य ऊर्जा सोर्स से ये ज्यादा मतलब काम करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की इनकी जो दहन क्षमता है वो 70 से 80% होती है, और भैया 70 से 80% के अलावा इनकी भैया दक्षता को अपन क्या है 95% तक इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब दक्षता को 95% तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये होता है ईंधन सेल के लाभ। तो समझ में आ गया भैया
कि ईंधन सेल क्या है और ईंधन सेल के लाभ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बबुआ जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। हो गया? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन है। ये भी अगर हम बात कर लें तो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, लॉन्ग में नहीं आया है। बाकी अभिक्रिया का वेग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल 100 में 100% लिख के ले लो आता है। ठीक, बाकी ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भैया इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में रखेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग क्या है? अब देखिए अभिक्रिया का वेग होता क्या, अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग। ठीक, तो एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है, तो भैया यहां लिखना भूल गए एकांक समय, 1 मिनट, यहां एकांक समय चलेगा, याद रखना। ठीक, एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जैसे भैया एक तरफ भाई अभिकारक होता है, अभिकारक से ही उत्पाद बनता है, तो किसी भी समय में, इकाई समय में, एकांक समय में, या फिर वह समय दर जिसमें भाई अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जब परिवर्तन हो, जाहिर सी बात है इसका क्षय होता है तो उत्पाद बनता है। भाई इसकी सांद्रता में कमी होती है तब जाकर के इसकी सांद्रता में भैया वृद्धि होगी, तब ये बनेगा। तो वही कह रहा है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी परिभाषा है बच्चों। तो एकांक समय में अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। 1 मिनट बाबू, देखो पानी पी ले हम। हाँ हो गया। देखिए तो भैया हम अब देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए रटने वाली चीज नहीं, ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आपके जो 3 नंबर में और 4 नंबर में अधिकांशतः जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो थ्योरी वाले बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझी जाती हैं, इसको रट कर अपन नहीं तैयार कर सकते, बस एक बार दिमाग लगा करके पूरे मन के साथ बच्चों सुन लेना है, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो भैया पहला है अभिकारक की सांद्रता। क्या है? अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक की सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ता है वेग पर, सुनिएगा। अभिकारक की सांद्रता बच्चों जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। यानी यूं कह लें अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर, अभिकारक क्या होते हैं भैया? जो मिल करके उत्पाद बनाते हैं वो अभिकारक होते हैं। ठीक, तो अभिकारक की सांद्रता जब बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो यूं कह लें कि सांद्रता के अनुक्रमानुपाती वेग होता है। अभिक्रिया की सांद्रता अगर कम होती है तो वेग भी घट जाएगा। ठीक, तो पहला समझ गया भाई, समझ में आ गया कि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, यानी सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा भैया, ऐसे ही पूछ लेता है 2 नंबर वाले में कि अभिकारक की सांद्रता पर, मतलब ये अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बस इतना याद रखना रसगुल्लों कि अभिक्रिया अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ जाएगा। दूसरा, उत्प्रेरक की
उपस्थिति। तो भैया सामान्यतः क्या होता है, उत्प्रेरक भी जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब उत्प्रेरक होते क्या हैं? तो अब उत्प्रेरक भैया ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते। मतलब ये भैया अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये इसीलिए इनको उत्प्रेरक कहा जाता है। ये अभिक्रिया के उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, और जो अभिक्रिया की दर को घटा दे वो उत्प्रेरक विष होते हैं। ठीक, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का जो वेग है बच्चों बढ़ जाएगा। तीसरा है बबुआ तापमान। क्या है? तापमान। तो ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग जो है बच्चों वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर अगर हम ताप में वृद्धि कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो अगला है प्रकाश। तो प्रकाश से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश के बिना संभव है ही नहीं, जो केवल और केवल प्रकाश में ही होती हैं। तो यूं कह लें कि अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रकाश पर भी निर्भर करता है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, अगर इनको भैया सनलाइट में ही छोड़ दिया जाए तभी ये रिएक्शन करेंगे, तभी रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो भैया यहाँ पे 2HCl का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये क्रिया तभी संभव होगी जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। तो यूं जरूरी नहीं सूर्य, यूं समझ लें कि केवल और केवल प्रकाश भी हम कह सकते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आई बात समझ में आ गया कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन है किस कारण देते हुए स्पष्ट करना है, और इस टॉपिक को तो बबुआ जितना कुछ बोला जाए कम ही है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपका हर साल कम से कम 2 से 3 सेट में पूछा जाने वाला है। अगर हम इन दोनों ही क्वेश्चन की बात कर लें, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो इनकी ही बात कर लें तो 2024 में ही बच्चों ये 3 से 4 पेपर सेट में आए थे। अब अगर कोई क्वेश्चन हर साल 2 से 3 सेट 4 सेट में पूछा जा रहा है तो समझ सकते हैं कि उस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अलग से 2 नंबर में भी पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है। अगर 2 से 3 दे देगा तो 4 नंबर में पूछ लेगा, और 4 दे देगा, ठीक 5 दे देगा तो डायरेक्टली 5 नंबर का। तो जिसे कारण देते हुए स्पष्ट करना है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश जो यौगिक हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको बताना है कि संक्रमण जो धातुएं हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। ठीक, ये आपको स्पष्ट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने 1 शॉट में बड़ा अच्छे से समझाया है। कारण वाले प्रश्न की एक अलग से भी वीडियो लाए थे, फिर से ला देंगे रसगुल्लों, डोंट वरी। तो बच्चों देखिए, संक्रमण जो तत्व होते हैं, या यूं कह लें डी ब्लॉक के तत्व, ठीक, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व के यौगिक मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होते हैं, यानी इनमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है। ठीक, अब अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यानी जो चुंबकीय गुण होता है वो कब होगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अर्थात जब पेयर बना नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, तभी तो इलेक्ट्रॉन का भैया आवागमन होगा। ठीक है, अतः संक्रमण तत्व में जो डी उपकोष होता है बच्चों वो आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही कारण है ये अनुचुंबकीय गुण को क्या है दर्शाते हैं। ठीक है, इसके कारण ही बबुआ ये क्या होते हैं भैया, अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए भैया चुंबकीय आघूर्ण का एक फार्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है। तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है भैया n कोष्टक में n+2
ये रूट में होता है, और Bm, ठीक है, Bm ये होता है, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर फार्मूला। Bm यानी बोर मैग्नेटॉन होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण का इकाई होता है, मात्रक। जहां n क्या है बच्चों, तो जो n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर लिख लेते हैं। जहां भैया n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि कभी कभार छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी इस पे पूछ लेता है, n का मान दे देगा भैया, चुंबकीय आघूर्ण पूछ लेता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बबुआ कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले वाले इस क्वेश्चन से भी कई गुना इंपॉर्टेंट है कि जो चुंबकीय मतलब ये संक्रमण धातुएं हैं या संक्रमण तत्व हैं, वो रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों, क्या कारण है? बड़ा सिंपल सा रीजन है भैया, संक्रमण तत्व ठोस अवस्था हो या जलीय विलयन है, रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है बच्चों कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, जैसे कोई संक्रमण धातु है, जैसे उस पर सनलाइट पड़ता है, श्वेत प्रकाश पड़ता है बच्चों, तो अपूर्ण कक्षों में या कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या यूं कह लें कि डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अब जब ये अवशोषण कर लेगा तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसके कारण क्या है बच्चों, इसका एक अलग से रंग दिखाई पड़ता है। अर्थात जो ये संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनमें विशेष रंगों की एक प्रकृति होती है, अर्थात रंगों के अवशोषण करने का इनका नेचर ही होता है। जैसे जो धातु जिस तत्व का भैया प्रकाश अवशोषण करेगा वो उसी रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये भूरे, नीले, पीले, हरे रंग के पत्थर होते हैं या धातु के रूप में होते हैं, ठीक। तो यही कारण है बच्चों कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। अर्थात कारण क्या है कि जब संक्रमण धातु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो डी उपकोष में अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसके कारण इसका एक अलग रंग दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है भैया आपके कारण वाले प्रश्न, ठीक, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व से, ठीक है। तो चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है और दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को कितने भाई वर्गों में डिवाइड किया गया है। यह भी क्वेश्चन बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार समझा था और यहां पर हम समझेंगे दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि लिगेंड क्या है, ठीक। जैसे कोई एक उपसंयोजक यौगिक हम ले लेते हैं K3 FeCN6, तो इसमें भैया अगर इसको बात कर ले तो ये आयन होता है। अब इस वाले ब्रैकेट के जो अंदर होता है ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु और इस कोष्ठक के अंदर जो होता है वही लिगेंड होता है। ये जो संख्या होती है इसको उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो भैया लिगेंड क्या है, तो वह धातु अथवा आयन या फिर परमाणु कह लें जिसमें इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। क्या हो? क्षमता रखता है, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो वही क्या कहलाएगा? लिगेंड। सिंपल सा परिभाषा है, ठीक। ये क्या है? तो ये है लिगेंड। क्या है बच्चों? लिगेंड है। ये क्या है? तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु इसको बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो,
तो उसे ही लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है। तो भैया लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाना है तो ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, बट यहां पर हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो अब समझना है कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर बच्चों लिगेंड के प्रकार, ठीक ध्यान से समझना बबुआ। देखिए दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, तो पहला है एक दंतुर लिगेंड, इसी को कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड। अब देखिए परिभाषा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है इसके एग्जाम्पल से याद रखना। तो एक दंतुक लिगेंड क्या होगा, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु हो, अर्थात केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, ऐसे लिगेंड को अपन कहेंगे एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड। ठीक, तो लिखेंगे भैया ऐसे लिगेंड या ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, उसे कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। जैसे भैया इसका एग्जाम्पल साइड में ही देख लेते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, ठीक, Cn हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे भैया, इसमें यानी जो धनावेशित लिगेंड होगा, ऋणावेशित लिगेंड होगा, उदासीन लिगेंड होगा, वो सारे लिगेंड इसी में आते हैं, किसमें, एक दंतुर में, क्योंकि सबके पास केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही है। ठीक है, तो ये सारे एक दंतुक लिगेंड होंगे। तो चलिए बच्चों लिगेंड को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए बबुआ अब देखते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड क्या है, ऐसा लिगेंड, अब देखिए भाई द्विदंतुक है तो रटने की जरूरत नहीं परिभाषा, ऐसा लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु हो, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, तो उसे कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। ठीक, आई बात समझ में। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं भैया, पहला एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक भाई, फार्मूला CH2 NH2 CH2 NH2, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका द्विदंतुक लिगेंड। क्यों, क्योंकि यहां पर देखें तो ये वाला नाइट्रोजन परमाणु एक और एक इधर वाला, तो इसके पास भैया 2 दाता परमाणु हैं। इसी तरह से बच्चों आपका जैसे ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट जो आयन होता है, ठीक है, जिसको C2O4 बोलते हैं। ठीक, ये ऑक्सलेट जो आयन हो, जैसे भैया यहाँ पर ऑक्सलेट आयन में जैसे C है, ये O, इसके साथ भाई डबल बॉन्ड O लगा दें, और यहाँ पर एक C और इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दें। ठीक, तो भैया ये क्या है, ये आपका हो जाएगा ऑक्सलेट आयन, C2O4 ही है। ठीक, इसके पास भी अगर हम देखें तो ये 2 दाता परमाणु, ऑक्सीजन ये डोनर है, इसके पास नाइट्रोजन परमाणु ये डोनर है, तो ये हो जाएगा भैया ऑक्सलेट आयन। ठीक, तो हम इसको कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद भैया इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए इसको। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया बहुदंतुक लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड। अब बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है, तो भी नाम से ही जाहिर है ना, बहुदंतुक।
ऐसा लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक दाता परमाणु हो, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हो, उसे कहेंगे भैया बहुदंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे? बहुदंतुक लिगेंड। तो परिभाषा समझ में आया कि ऐसे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु हो, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हो भैया, उसे कहेंगे बहुदंतुक लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड। जैसे इनका भैया एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, EDTA, EDTA, ठीक। अब यहां पे EDTA है तो भैया फार्मूला क्या होगा? तो होगा एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। भैया 3 है तो ट्राई एसीटेटो। तो भैया इसका फार्मूला लिखते हैं बच्चों, फार्मूला हो जाएगा CH2। इसका फार्मूला होता है CH2। अब उसके बाद भैया यहाँ पे N और यहाँ पे CH2COO और इसके साथ एक और लगा देंगे तो भैया CH2COO, ठीक है। फिर इसके साथ CH2, फिर NH के साथ में CH2COO, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो भैया इसलिए यहाँ पे ट्राई लगा है। अब यहाँ पे अगर देखें EDTA यानी एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, तो इसके पास अगर देखें तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, तो यहाँ ये नाइट्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन। तो इस अब देख रहे हैं भैया यहाँ पर 5 दाता परमाणु हैं, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के 2 नाइट्रोजन के, तो 5 दाता परमाणु। इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल हम और समझें तो भैया EDTA और यहां पे हम 4 लगा देते हैं, तो ये एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसको पढ़ेंगे एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, ठीक, टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि ये एसीटेट आयन होता है ये, ठीक। तो इसका भैया फार्मूला सेम इसी तरह का होगा बच्चों, बस अंतर इतना है भैया कि CH2 यहां पर N, ये CH2COO, फिर ये CH2COO। अभी इसमें भी जो CH2 उसके बाद जो N है, अब यहां पर एक H था तो यहां पर अब H के स्थान पे हटाकर वही CH2COO जोड़ देंगे और एक और CH2COO ऐड कर देंगे। तो यहां अगर देखें तो इसमें भैया ये नाइट्रोजन परमाणु है 2, और अब की बार यहां पर एक दाता परमाणु ऑक्सीजन, यहां पर सब में एक एक, तो भैया 4 इधर हो गए, 2 इधर, तो 6 दाता परमाणु हैं। तो ये क्या है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इन दोनों में देख रहे हैं इसके पास 5 दाता परमाणु है और इधर वाले में देख रहे हैं भैया 6 दाता परमाणु है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुदंतुक लिगेंड। तो सीधी सी बात, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लिगेंड को बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से वीडियो को लाइक करके जाना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 1 मिलियन बस लोडिंग पर है, जल्द ही आपके प्यार और सपोर्ट से भैया अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते क्या, आप चाहेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही 1 मिलियन की यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। और हमें पूरा उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं भैया पूरा भरोसा है आप पर कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होते होते आप 1 मिलियन की यूट्यूब फैमिली करवा देंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय,
टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।